बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाला अली। नाज़रीन, आज वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब ने IMF के साथ होने वाले मुआहदे की दस्तावेज़ात कौमी असम्बली में पेश कर दी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को फ़ौजी अदालतों में मुल्ज़िमों का ट्रायल शुरू करने से रोक दिया है। इसके अलावा साबिक़ वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान साहब ने आपके सामने पेश हुए और अपना बयान रिकॉर्ड कराया। इस हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको डॉक्टर साहब, फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के केसेस के खिलाफ आज केस की समाअत हुई और गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए केस मुलतवी कर दिया गया। आप मामलात किस तरफ जाता देख रहे हैं और जो आज सुप्रीम कोर्ट में रिमार्क्स थे चीफ जस्टिस के, उस हवाले से मैं जानना चाहूँगी। नहीं, रिमार्क्स उनके थे। ये अब इसकी नई डेट कब होगी? ये मुकदमा जो है ये यानी गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी हो गया है और साथ ही चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए हैं। अब इसका मेरा ख्याल है कि शॉर्ट ऑर्डर इसका इशू होगा, ऑर्डर ऑफ द डे या जो भी, और उसमें यह है कि सुप्रीम कोर्ट को आगाह किए बगैर मुल्ज़िमान का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल नहीं होगा और उस पर जो है वो लेकिन सवाल ये है कि फिर कहाँ पे होगा, क्योंकि लोग तो इस वक्त जेलों में हैं। तो ये थोड़ा सा हम वेट करते हैं कि इसका एक ऑर्डर आ जाए आज का, इसका आज की समाअत का, तो उसमें फिर क्या उसका ऑपरेशनल हिस्से क्या हैं और बाकी सारा तो आइडिया होगा। और उसमें जो अटॉर्नी जनरल साहब की तरफ से कहा गया कि हम बहुत मुहतात हैं कि किसके ख़िलाफ़ फ़ौजी अदालत में मुकदमा चलना है और 102 अफराद के ख़िलाफ़ फ़ौजी अदालत में मुकदमा चलाने में बहुत एहतियात बरती गई है। और साथ ही फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो वीडियो क्लिप्स उन्होंने दिखाए कि उसमें कहा कि बहुत से अफराद थे, लेकिन बड़ी तादाद में होने के बावजूद एहतियात के साथ 102 अफराद को कोर्ट मार्शल के लिए मुंतखब किया गया। ऐसे अफराद ऐसा कभी नहीं हुआ मुल्क की तारीख़ में। और मियां वाली के हवाले से उन्होंने एक बात कही कि जब हमला किया गया तो वहाँ जंगी तैयारे खड़े थे, ऐसा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री या किसी और जगह पर भी हो सकता था। और फिर उन्होंने सेक्शन सुनाए इसमें और ये जो है उसमें फिर दलाइल सवाल जवाब सबको होता रहा सिलसिला सारा, लेकिन ये है कि इसमें जो है वो अदालत ने ये इसको गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया। अब ये अब इस पे दो हैं। मैंने आपसे वही कहा कि ऑर्डर आ जाए आज का तो उसके ऊपर बात करेंगे और कल हम बात कर सकते हैं इसके ऊपर। हुकूमत ने फिर उसके बाद मुल्ज़िमान को अपील का हक़ देने से मुतालिक 1 माह की मोहलत मांग ली। गालिबन अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि हम जो है वो हमें कुछ टाइम दे दिया जाए। तो ये तो चला गया, मामला आ गया। लेकिन इसमें इशू ये है कि वो जो बहुत से लोग हैं गिरफ़्तार, अब वो तो गिरफ़्तार हैं, तो अगर कोई क्लैरिटी के साथ मामला आ जाता, बेशुमार मुकदमे कटे हुए हैं ना इंसदाद दहशत गर्दी। ये देखें, ये असल में जो एक मजमूई पिक्चर है ना, उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा क्योंकि उसकी वजह यह है कि जो इंसदाद दहशत गर्दी अदालतों के अंदर मुकदमात हैं, वो कई लोगों का यह कहना है कि वो शायद फ़ौजी अदालतों में से भी ज़्यादा सख्त मुकदमात हैं। तो उनको अगर इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतों में भेजें या यहाँ भेजें, दोनों सूरतों में वो मुकदमात तो चलनी हैं उन पर, और बड़े सख्त अंदाज में चल रहे हैं। यानी आप देखें, ज़मानतें नहीं हो रही और बड़ा सख्त जो है वो रियासती अदारों की तरफ से इसके ऊपर एक नुक्ता नज़र है कि ये कैसे हुआ। और इसमें मैं ये बात पहले भी की, और जो JIT ने आज एक रिपोर्ट आई है और JIT ने ये कहा है कि इसमें साबिक़ वज़ीर आज़म जो हैं वो उन्होंने रिपोर्ट दे दी अपनी JIT ने, जिसमें ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ उसमें लोग थे, पुलिस भी थी और भी अदारों के लोग थे गालिबन। तो उन्होंने रिपोर्ट दी है और ये कहा है कि जो ज़िम्मेदार हैं वो साबिक़ वज़ीर आज़म और चेयरमैन तहरीक इंसाफ। अच्छा, तो अब इसमें जो है उनको कसूरवार करार दिया है JIT ने जी। तो अब उनको कसूरवार अगर करार दिया है तो अब फर्दर उस पर नेक्स्ट क्या होगा? देखिए, रिपोर्ट तो तैयार कर ली है सर, और उसमें इन्होंने कहा है कि पुलिस तफ्तीश में कि जिना हाउस पे हमला 9 मई के दीगर वाक़यात बाकायदा मनसूबबंदी के तहत किए गए। दौरान तफ्तीश डिजिटल शवाहिद, मोबाइल वीडियोज़, क्लोज सर्किट फुटेजेस और राब्ते कायम साबित हो गए। और जो चेयरमैन PTI का बयान था वो शवाहिद से मुतज़ाद साबित हुआ है। ठीक है। और बिलवाइयों से राब्ते
जो हैं पीटीआई रहनुमाओं के वो भी मोबाइल डाटा में साबित हो गए। ठीक। पीटीआई रहनुमा डिजिटल और फॉरेंसिक शवाहिद के सामने सवालात के मुनासिब जवाब नहीं दे सके। अच्छा, इसमें जो तमाम मुकदमात की तफ्तीशी रिपोर्ट जल्द अदालत में पेश की जाएगी। अच्छा, इसमें जो है चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी साहब, हमाद अजहर साहब, मुराद सईद साहब, अली अमीन गंडापुर, ये इन सब को जो है ये जेआईटी ने इसमें डाल दिया और कहा है कि ये मुतमईन नहीं कर सके। और आज़म खान जो है वो 190 मिलियन पाउंड केस में वो आज नैब में, उनकी एक तस्वीर भी आ गई कि वो नैब ऑफिस में गए सुबह 10 बजे और उन्होंने जो है वो तो ये अब मामला जो हैं ये, लेकिन बात वही है कि अब चूँकि ये चंद रोज़ हैं, यानी आज दूसरी तरफ ये भी खबर आ रही है कि जो मुस्लिम लीग नून है, हुकूमत ही मुस्लिम लीग नवाज़ की है जी। ये मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत है जो कि जिसमें पीडीएम और उसके इत्तेहादी, लेकिन चूँकि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं इसलिए मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कराएगी। तो उसमें जो है वो उन्होंने एक कमेटी अपनी बना ली है और वो कमेटी आपस में मुशावरत करेगी, मुस्लिम लीग नून की कमेटी और नवाज शरीफ साहब से मुशावरत करेगी। फिर उसके बाद वो जो इत्तेहादी हैं बाकी जमातों के सरबराहान और रहनुमा, उनसे वो इत्मीनान में लेंगे, वो बात करेंगे। उसके बाद राजा रियाज साहब कह रहे हैं कि मैं 1 तारीख को मुलाकात करूँगा और मैं, अब सवाल मुझे ये पता नहीं कि राजा रियाज साहब किससे मुशावरत करेंगे। वो तो आपस में मुशावरत करेंगे, राजा रियाज साहब जो हैं वो भी मुशावरत करके फिर जो है वो शहबाज शरीफ साहब, ये कुछ गड़बड़ घोटाला है, कुछ ज़रा समझना तो मुश्किल है, लेकिन बहरहाल जितना हमारी समझ में आ रहा है उतना ही हम समझाने के काबिल हैं। तो बहरहाल वो भी मुशावरत करेंगे, फिर वो मुशावरत करके उनको बताएंगे। तो उसके बाद फिर जो है वो एक निगरां काबीना या निगरां हुकूमत या ये किस दिन तोड़नी है असेंबलियाँ, क्या होना है वो सामने आएगा। और उसमें जो है वो अब वही बात चल रही है कि वक्त पे या वक्त से पहले, कोई बड़ी तो उसमें बड़ी खबर तो नहीं है इसके अंदर। सवाल वही है कि ये क्या गिरफ्तारी पहले हो जाएगी या गिरफ्तारी केयरटेकर दौर में होगी, सज़ाएं क्या पहले हो जाएंगी, क्योंकि ये जिस अभी तो रिपोर्ट तफ्तीश हो रही है ना, फिर मुकदमा चलेगा, फिर मुकदमा चलने के तो ये क्या इस अभी अगले 10, 15, 20 दिनों में तो ये नहीं होगा ना सारा। तो ये जो है ये क्या ये केयरटेकर दौर में होगा, नायली और ये सारे मामलात, गालिबन ये मामला केयरटेकर दौर में ही होगा। ये मामला इस अगले चंद दिनों में तो होने से रहा और उसमें तातीलात भी आ रही हैं जो कल भी बात की थी। तो ये जो है ये अब अच्छा, अब ये इसको लिम्बो कहेंगे, अल्तवा कहेंगे, ये जो फौजी, ये जो लोग गिरफ़्तार हैं अब ये फ़ौजी अदालतों में यानी वो बस गिरफ़्तार हैं, उनके केसेस वहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे क्या होगा, वो गिरफ़्तार हैं और वो जाहिर है कि अभी वो उनके मुकदमे कहाँ चलने हैं वो अब फैसला होगा। डॉक्टर साहब, बहुत सारे लातादाद केसेस हैं साबिक़ वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़, आप क्या समझते हैं कि कौन सा केस है जो उनके लिए सबसे ज़्यादा जो है चैलेंजिंग साबित हो गया उनके लिए? ये मैं असल में देखें, ये उनके साथ जो है ना, मतलब मुझे ये नहीं पता कि ये मतलब उन्होंने कहा 1-2 रोज़ पहले आज़म खान, मेरी आज़म खान साहब से शायद एक आध मुलाकात हुई है, मैं आज़म खान साहब से मेरी कोई ज़्यादा मुलाकातें नहीं हुई। मैं जब मेरी उनसे बतौर वज़ीर आज़म भी जो 1-2 मुलाकातें हुई तो वो भी आज़म खान साहब के थ्रू नहीं हुई थी। तो आज़म खान साहब का मैं एक दफ़ा बस शायद उनके दफ्तर के सामने से गुजरा था तो बहुत उसमें जैसे होता है रश लगा हुआ था, बहुत सारे लोग थे, तो बस मैंने देखा कि आज़म खान साहब ख़त्म। मैं उनको नहीं जानता, मैं कोई उनके बारे में कमेंट्स नहीं दे सकता, ठीक है, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि वो जो कई जो प्रिंसिपल सेक्रेटरीज़ देखे हैं हमने माजी में, तो वो प्रिंसिपल सेक्रेटरीज़ जो हैं वो जो पॉलिटिकल साथी हैं उनसे ज़्यादा वो ताकतवर हो जाते हैं, कुछ तो प्रोफेशनल रहते हैं। अच्छा, ये सारा डिपेंड करता है कि वो जो शख्सियत बैठी हुई है
वो खुद कितना असर्ट कर सकती है, मतलब वो खुद कितना असर्ट कर सकती है पॉलिटिकल शख्सियत। अगर पॉलिटिकल शख्सियत खुद अपने फैसलों में बहुत ज़्यादा फैसलों पे डिपेंड करने लग जाए ब्यूरोक्रेसी के, तो वो फिर ये सूरत हाल होती है जो इस वक्त सामने नज़र आ रही है। तो वो अब आज़म खान साहब क्योंकि तमाम इश्यूज़ में कि पार्टी में कौन होगा, पार्टी के ओहदे कैसे होंगे, किसको क्या वजारत मिलनी चाहिए, क्या होगा, खुदा जाने आज़म खान साहब के साथ क्या मामलात थे, तो वो आज़म खान साहब इसलिए हावी आ गए। और ऐसा होता है, ऐसा बहुत दफ़ा होता है कि जो हमने कई ऐसे वज़ीर देखे हैं जिनको चूँकि अपनी वजारत का तजर्बा नहीं होता, उन अक्रॉस द बोर्ड मतलब तमाम बहुत पता इल्म होता है, ठीक है ना, कि जो फॉरेन पॉलिसी की बात है तो फॉरेन पॉलिसी की बात, और बहुत से, लेकिन ये है कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि पैसा किस में है। हमेशा ये मैं कोई एक हुकूमत की बात नहीं कर रहा, कौन से उसमें पैसा है, तो उसमें यार इसमें पैसा है तो ये पकड़ लो, ठीक है, कम्युनिकेशन में बड़ा पैसा है ये पकड़ लो, पेट्रोलियम में बड़ा पैसा है ये पकड़ लो। तो ये इस तरह की वजारतें भी होती हैं जिनका पता कुछ नहीं होता, वो डिपेंड जो है फिर अब ब्यूरोक्रेसी पे करना पड़ता है। ब्यूरोक्रेसी अब फिर बताती है आके, ब्यूरोक्रेट बताते हैं आके कि सर ये इस तरह से आप साइन करें बस ये पैसा पहुंच जाएगा। तो ये चलता, ये तो एक हमने इतने सालों में देखा है। लेकिन ये कि अगर पॉलिटिकली आप स्ट्रॉन्ग हों, मतलब मिसाल के तौर पे मैं ये बताऊं कि फ़र्ज़ करें जैसे सलमान फारूकी साहब या फवाद हसन फवाद साहब, मतलब नवाज शरीफ साहब या बेनज़ीर भुट्टो साहिबा या जरदारी साहब के अगर आप सेक्रेटरी हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उनके फैसलों पे आप हावी आ जाएंगे। आप सजेस्ट कर सकते हैं लेकिन अल्टीमेटली फैसला तो वही करेंगे, वो करके वो बता देंगे। यहाँ ये सूरत हाल बन गई थी जो बड़ी अजीब सी बात थी कि वो सुपर प्राइम मिनिस्टर की सूरत अख्तियार कर गए थे क्योंकि उन पर डिपेंड बहुत कर रहे थे उनके मशवरों पे, और वो चूँकि IB के जो चीफ थे वो भी उनके दोस्त थे, तो उसकी वजह से अंदर एक मसाइल पे। ये आपने देखा कितना अजीब सा दरमियान में हुआ था कि वो साइंस की वजारत में चले गए थे फवाद चौधरी साहब, और फिर उधर शिबली फराज चले गए थे, मतलब साइंस में साइंस से उठा ली, ये बड़ी इंपॉर्टेंट वजारतें हैं। तो वो एकदम आगे पीछे, और सबसे ज़्यादा जो झगड़ा फड्डा हो रहा होता था वो इन्फॉर्मेशन पे हो रहा होता था। बिल्कुल सर। तो ये बहरहाल अब तो चीज़ें गुजर गई, लेकिन मैं तो कभी भी इस बात पे, उन्होंने कहा कि मैं जब तक खुद से नहीं सुनूंगा, इनके बारे में कोई फाइनेंशियल करप्शन का तो नहीं सुना, कभी भी नहीं सुना कि इन्होंने आज़म खान साहब ने कोई पैसे पकड़े हों या पैसे बनाए हों, ये कभी नहीं सुना। लेकिन ये फैसलों में असर ज़रूर करते थे। यानी आप देखें कि वो जैसे जहांगीर तरीन साहब का वाक़या था या और बाकी वो काफ़ी ज़रा जो हैं वो कहते थे कि जी हम तो आज़म खान साहब जो डायरेक्ट होने नहीं देते। तो मसला ये है कि वो अब जाहिर है उनका वो जा रहे हैं, तो वो अच्छा, ये दूसरी बात, ये मेरी ज़ाती राय है, मैं इस पर जाहिर है कि मैं मुल्की कवानीन के हवाले से तो हम बात कर सकते हैं। ये वादा माफ़ गवाह बनना मुझे आज तक कभी समझ नहीं आया। एक प्ली बार्गेन समझ नहीं आया और एक वादा माफ़। मतलब प्ली बार्गेन जो है, अगर 1 अरब रुपया किसी ने लूटा है या 10 करोड़ रुपया लूटा है, तो वो कैसे तय कर दे कि जी मैं इस 10 करोड़ में से या 10 अरब रुपए में से ऐसा है कि मैं इसमें से 40% या 50% आपको वापस करता हूँ। प्ली बार्गेन करके इतने सालों से जो हम सुन रहे हैं नैब का तरीकाकार कि प्ली बार्गेन की, पैसा लूटा हुआ था पता था, लेकिन प्ली बार्गेन कितने में हुई ये किसी को पता ही नहीं। वो अंदर ही अंदर प्ली बार्गेन के तहत वो नैब में मामला हल हो गया। तो ये एक तो मुझे कभी आज तक प्ली बार्गेन का सिलसिला समझ नहीं आया नैब का। दूसरा ये है कि मुझे ये समझ नहीं आया कि वादा माफ गवाह जो है, मतलब 2 लोगों ने कत्ल किया है, तो एक जो है वो वादा माफ बन गया दूसरे के खिलाफ, तो एक बच गया, दूसरे को फांसी लग गई। ये जो है ये क्या कानून है? अब मिसाल के तौर पे अगर फर्ज करें इस वक्त साबिक वजीर आजम और चेयरमैन PTI जो हैं वो वादा माफ बन जाएं, भाई वो भी तो बन सकते, वो कहते हैं कि मैं ठहर जाओ ना, आजम खान और मैं साथ थे तो मैं वादा माफ बन जाता हूँ आजम खान को। मतलब ये क्या लॉजिक है? आजम खान को अंदर फेंको, मैं खुद ही बन जाता हूँ वजीर वादा माफ। तो ये वादा माफ जो बनना है ना ये कोई अजीब सी, यानी इसको
कोई ना कोई तो, यानी अगर आपने मिसगाइड भी किया है, अगर आप इन्वॉल्व हैं किसी चीज़ में, तो वादा माफ कैसे, मतलब अल्लाह जानता है। मुझे नहीं पता कि ये एक होता है कोई तसव्वुर, दुनिया भर में वादा माफ गवाह बनाए जाते हैं, मगर ये कुछ अजीब सी बात है। मतलब दो कातिल हैं, एक वादा माफ बन गया, एक को फांसी लग गई, एक उसने उसके खिलाफ गवाही दे दी, उसने कहा जी देखें हम दोनों साथ जा रहे थे, इसने ये किया, इसने ये किया, मैंने तो छुरी पकड़ाई, इसने छुरी मारी, फिर मैंने एक छुरी मैंने भी मार दी, लेकिन ये तो वो चूंकि बहरहाल ये बड़ा, ये पार्टी कायदीन जितने भी जमातों के, जितनी भी जमातों के, ये उस वक्त होता है जब आप बहुत ज़्यादा दाएं बाएं लोगों की बात, अब मैं मिसाल के तौर पे जितने लोग गए हैं ना ये इसमें, जो पहले लोग गए थे, जो जब ये तहरीके, तो हम इसी नशिस्त में बैठ के कुछ 70-75 का जिक्र किया करते थे कि 70-75, और शेख रशीद आपने कहा था कि वो 35 लोगों का तो हमें पता है, अब वही 35-40 उतनी चले गए थे बाद में। इशू ये है कि बाकी जो लोग हैं सारे, तो ये जो शख्सियात हैं, ये तो इनमें से तो बहुत कम लोग ऐसे हैं जो, मैंने एक दफ़ा पूछा काफ़ी लोगों से, मैंने कहा जी इसमें पुराने लोग कितने हैं ओरिजिनल, तो एक पता चलता था कि अली जैदी साहब में बहुत अरसे से, एक पता चलता था शायद मुरासी साहब का कि वो बहुत पहले से हैं, और एक मुझे मैंने कहा कि क्योंकि बाकी तो तमाम के तमाम जो है वो उनको इस्टेब्लिशमेंट ही उन्हीं के थे, वो जहाँ से आए थे वहाँ चले गए, बाकी जो हैं कुछ शख्सियात तो मुतासर हो के, जैसे अलीम खान हो गए या जहांगीर तरीन हो गए, या ये जो कदावर शख्सियात थी, तो ये तो नहीं कह सकते कि इस्टेब्लिशमेंट ने कहा तो चले गई, ऐसा नहीं, ये तो अपना फैसला इनके अपने फैसले थे। जो कदावर शख्सियात थी, फ़खर इमाम साहब हैं, बाकी बड़े अच्छे, बहुत से लोग बड़े अच्छे इसमें, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताऊँ तो मुझे बड़ी अजीब सी बात पता चली कि जो ओरिजिनल जो थे ना, मैंने पूछा कि यार ये इनके वज़रा से, मैंने कहा प्योर खान साहब की चॉइस, ये साबिक़ वज़ीर आज़म की चॉइस, अपनी चॉइस, उनकी अपनी चॉइस जो किसी की सिफारिश नहीं थी, उनकी अपनी चॉइस थी, उसमें से बहुत कम लोग हैं, उसमें से एक डॉक्टर शहबाज गिल हैं जिनके लिए किसी की सिफारिश नहीं थी, वो खान, मतलब मैं बड़ा है, मैंने कहा अरे डॉक्टर अच्छा, मैंने कहा यार मैं ये सोचता था कि डॉक्टर शहबाज गिल को किसने इंट्रोड्यूस करवाया, उन्होंने कहा डॉक्टर ये उन लोगों में से जो कि उनकी अपनी चॉइस थे, बाकी सारे कहीं ना कहीं से जो है ना वो सिफारिशें लगवा कर आए। तो मैं जो है मतलब आपको इख्तलाफ हो, इत्तेफाक हो डॉक्टर शहबाज गिल की बातों से जो, लेकिन आप ये देखें तो मैं बहुत इस बात पे मुझे हैरत हुई कि ये 4-5 लोगों को छोड़ के, जिसमें एक शहबाज गिल साहब हैं, मैंने उनको मैं इंक्लूड इसलिए कर रहा हूँ कि उनकी भी कोई पर्ची नहीं थी, वो भी उनकी डायरेक्ट चॉइस थे साबिक़ वज़ीर, हाँ, तो वो और 2-4 जो पुराने साथी थे जो इधर उधर हो गए सारे, और कुछ हैं अभी तक, लेकिन कुछ इधर उधर हो गए, कुछ पहचान ही नहीं रहे, कुछ अजीब से मामला हैं। डॉक्टर साहब जो अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम देख रहे हैं, वो जब कहते थे ना, ये मैं बताऊं आपको डॉक्टर शहबाज गिल की एक और बात, डॉक्टर शहबाज गिल जो ये बात अक्सर उनका, जाहिर है कि हर शख्स के अपने एक गुफ्तगू का एक अंदाज़ होता है बात करने का, मेरी उनसे कोई बहुत ज़्यादा दोस्ती भी नहीं रही चंद बला, लेकिन कभी कभी वो जिस अंदाज में बात करते थे ना कि मैं चूँकि मिडिल क्लास का हूँ और मेरे पीछे कोई बड़ा वो नहीं है, पर्ची नहीं वो हकीकत में ऐसे ही था, मतलब ये वाकई ऐसा था। वो कई दफ़ा वो बात करते थे ना कि बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं जी, देखिए इनके साथ क्या होता है, और मैं चूंकि मिडिल क्लास का हूँ, तो मैंने उस ज़माने में पूछा, मैंने कहा यार ये जो बात कर रहे हो, फिर मैं तो वाकई वो सही बात कर रहे थे, कि वाकई वो एक, यानी एक बंदा होता है ना जो मिडिल क्लास से होता है, या वो कहता है कि यार मैं वापस आके सर्व करूँगा, वो उनके बातचीत के अंदाज से या उनके ख्यालात से आप इख्तलाफ करें, लेकिन वो, तो मैंने कहा यार ये तो बड़ी अजीब सी बात है वाकई, ये मतलब है कि लोग उसको शायद समझे नहीं, लेकिन शहबाज गिल साहब अब ज़ाहिर है मुझसे बाहर है वो, लेकिन ये कि वो खुद उनके पीछे वाकई कोई पर्ची नहीं थी। डॉक्टर साहब एहतसाब के निज़ाम में हमेशा पार्टी कायद के खिलाफ ही क्यों कार्रवाई होती है? वही शख्सियात हैं जो इन हुकूमतों में रही, इमारात हासिल की, मशवरे दिए, ये इलेक्टेबल ख़त्म हो गए, पता नहीं चलेंगे आगे, जाहिर है कुछ तो हैं ना इलेक्टेबल जिन्होंने अपने इलाकों में सर्व किया है, जिनके लिए लोग, आप अभी भी उनके गाँव में चले जाएँ, उनके तो लोग उनके लिए जिन्होंने सर्व किया अपने इलाकों में बैठते हैं, बैठकें लगाते हैं, शाम को अपने लोगों के साथ बैठते हैं, बात सुनते हैं उनकी,
लेकिन बाज़ तो बिल्कुल ही ऐसे हैं ना कि जो बिल्कुल उनके इलाकों में ना स्कूल हैं ना बच्चों का ना, मतलब वो जितना गुलाम रखें, जितना उनको दूर रखें एजुकेशन से, जितना उनको पस मंज़र, सप्रेस उतना ही रखें। वो खामोशी से उनको तो शऊर ही नहीं होगा तो वो वोट डालते जाएंगे। और तो ये तो एक ऐसा सिस्टम है जिसको बहरहाल कभी ना कभी ये चेंज होगा। और ये जो और पार्टी छोड़ के हुकूमतों में नहीं जाते नहीं हैं, ये नहीं इनके ये तो खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी ये चाहिए मुझे मुझे डॉक्टर? नहीं पता आने वाले दिनों में। देखें ये तो मैं कम से कम नवाज शरीफ साहब ने तो कह दिया ना मैं नहीं ले रहा। देखें ना ये तो कम से कम एक चीज़ हो गई ना भाई, नवाज शरीफ साहब ने कह दिया मैं नहीं ले रहा। सवाल ये है कि जो चेयरमैन पीटीआई हैं वो अभी भी उनका ख्याल होगा कि बहुत से लोग दबाव में चले गए हैं, हालांकि और उनकी प्रेजेंस में अगर उनको कहा जाता ना कि कई लोग आपकी एब्सेंस में, जी। उन्होंने कहा ना कि जाते थे डायरेक्ट बात करते थे अपनी, मुझे पहले से पता था ये था वो था, लेकिन ये उस वक्त अगर कहा जाता तो कहते सवाल ही पैदा नहीं होता, ये तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। तो मतलब है कि वो यहाँ पर जो है ना एक मसला हुआ। बहरहाल अब देखते हैं कि आगे किस तरह से सियासत जाती है और इसमें कोई खास। मैं आप एक बात बताऊं, बड़ी एक अजीब से मामला हुआ। एक तो यह है कि अब इसमें तातीलात और मुशावरत और ये सारा, इसमें मेरा ख्याल है राजा रियाज साहब को शायद वो रब्ता करें तहरीक इंसाफ के लोगों से, सेनेट में सेनेट के लोग शामिल हो सकते हैं उस कमेटी में और मुशावरत में। राजा रियाज साहब से भी एक दो रोज़ पहले ऐसी सरसरी सी मुलाकात हुई डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब के साहबजादे की नमाज जनाजा अफसोसनाक, तो वहाँ पे वो राजा रियाज साहब से, तो मैं ज़ाहिर मौका नहीं था वरना मैं उनसे पूछता, लेकिन ये मेरा ख्याल है कि वो जो एक तो वो ग्रुप है और दूसरा ये कि तहरीक इंसाफ मौजूद है सेनेट में, तो सेनेट के अंदर वो कहीं ना कहीं मुशावरत, ताकि कोई ऐसा इशू ना हो जिसके ऊपर वो कोई कहेंगे जी हमें हमसे तो मुशावरत ही नहीं हुई। अच्छा, एक बात तो ये हो गई। दूसरी जो बात है वो ये है कि देखें एक ख़ास वक्त पे जाके ये यानी एक तरह से तो जहन बन गया, ठीक है। अभी तक ये सूरत नज़र आ रही है कि अगर ये 2 महीने या 60 दिन या 90 दिन में इलेक्शन होता है तो तहरीक इंसाफ इसमें हिस्सा लेगी बतौर जमात। हाँ, क्योंकि बतौर अभी तो शख्सियात के ऊपर चल रहा है ना मामला। अभी तो जैसे आप तोशा खाना को लगा लें या आप अगर 9 मई भी लगाते हैं या आपको, तो ये वो फॉरेन फंडिंग के पीछे है जी, फॉरेन फंडिंग के पीछे है ये इनफरादी तौर पे ना। 9 मई में कौन से लोग हैं, कौन से नहीं है, कौन से हैं, कौन से नहीं, ये इस तरह से हो रहा है। तो उसमें यह है कि वो पूरी पार्टी तो फिलहाल वो तो फॉरेन फंडिंग अभी बैक बर्नर पे चला गया, ये बाकी केसेस आ गए हैं। तो जाहिर है कि जो हुकूमत में मौजूद जमातें हैं वो ये सारे सिनेरियो को देख के अब ये कर रही हैं कि गिरफ्तारी तो किसी वक्त भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती। तो ये तो कानून नाफिज करने वाले इदारे बेहतर जानते हैं। मुकदमात बेशुमार बन गए हैं, पेशियाँ हो रही हैं 1 2 3 4, अब ये JIT, अब ये सारे हो रही। अच्छा, इसमें जो है तो अब देखना ये है कि वो बतौर जमात या बतौर जमात भी नहीं, सज़ा भी नहीं, और वो ख़ुद इंतखाबात तक उसको खींच के ले जाएं। अब ये सारा डिपेंड करता है कि जो हालात आने वाले दिनों में डेवलप होते हैं। 1-2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हुई हैं जिनको इस वक्त मैं बिल्कुल नज़रअंदाज करने के बिल्कुल मूड में नहीं हूँ, और उसमें से एक बात टाइम मेरे ख्याल से थोड़ा है लेकिन मैं इस बात को कंप्लीट करूँगा यहाँ पे। जी। वो ये कि एक बहुत बड़ा हमला हुआ है, और आज की दुनिया में अगर हम देखें तो जो मैं हमेशा कहता हूँ कि हाइब्रिड या ग्रे जोन में, अब चाइना में अमेरिका के सफ़ीर निकोलस बर्न्स, और ना सिर्फ निकोलस बर्न्स बल्कि जो ईस्ट एशिया है, यानी जहाँ पूरा पैसिफिक है, जो बड़े इम्पोर्टेंट, तो डैनियल क्रिटनबर्ग जो हैं वो, और उसके बाद जो है ये इम्पोर्टेंट पोजीशंस पे बैठी हुई शख्सियात हैं, और अमेरिका की जो सेक्रेटरी कॉमर्स हैं, ठीक है, जिना रेमोंडो, इनके ईमेल अकाउंट्स हैक हो गए हैं। अच्छा, ये सेक्रेटरी एंथनी ब्लिंकन का इनर सर्कल है, ये वो लोग हैं, और ये हैक हुए थे, इसका शक हुआ था माइक्रोसॉफ्ट जीमेल के अकाउंट्स। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है
ये अगर आज देखें तो इसकी मेन खबर है, यूएस एम्बेसडर टू चाइना हैक्ड इन चाइना लिंक्ड। वो चाइना पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लेकिन ये इल्ज़ाम चाइना, ये मतलब आप कह सकते हैं, लेकिन इसको ऑफिशियली आज तक दुनिया में किसको रूल नहीं बना कि साइबर अटैक ईमेल के ऊपर क्या होगा। कानूनी कार्रवाई क्या होगी? ईमेल अटैक हो गया। और 2015 में मुलाकात हुई थी प्रेसिडेंट ओबामा की और प्रीमियर शी जिनपिंग की कि साइबर अटैक्स हम नहीं करेंगे। तो उस वक्त ये, उसके बाद साइबर अटैक्स हुए, रैंसमवेयर, और उसमें जाए बगैर वो हम इसको पहले डिस्कस कर चुके हैं। फिशिंग क्या होती है, तो इसमें मेलवेयर कैसे डाल देते हैं, तो इसमें ट्रोजन हॉर्सेस क्या हैं, और इसमें DOS या DDoS वाले, ठीक है ना, वो सारा हम इसको डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अभी इसकी हम नहीं जाएंगे डिटेल में। मैन इन द मिडल, और इसमें डेटा। अच्छा, लेकिन इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि इसको साइबर सिक्योरिटी के हवाले से हर मुल्क चूँकि अपनी एक अब सिस्टम बना रहा है। अच्छा, इनके ईमेल्स को जो अटैक किया है ये मैन इन द मिडल, ये हम इसको पहले कर चुके हैं, वक्तन वक्त करते रहते हैं। लेकिन इसमें जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट बात है वो माइक्रोसॉफ्ट का जो प्रेस स्टेटमेंट है। माइक्रोसॉफ्ट वाले कह रहे हैं कि मिटिगेशन फॉर चाइना बेस्ड थ्रेट एक्टिविटी, ये इन्होंने 1 महीना पहले इनको स्टेट डिपार्टमेंट के जो साइबर यूनिट है, जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं स्टेट डिपार्टमेंट के, उन्होंने कहा, एक तो जाहिर है कि स्टेट डिपार्टमेंट के अपने हैं ना अकाउंट्स, जो state.org या जो भी आगे, एक जो जीमेल जिसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। अब उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को बताया कि हम एक अनयूजुअल एक्टिविटी, उन्होंने जनाब माइक्रोसॉफ्ट वालों ने, उन्होंने कहा डीप अंदर कहीं घुस के यहाँ पर हैकर्स बैठे हुए हैं और पता नहीं कितने महीनों या सालों से बैठे हुए हैं। अच्छा, अब इसमें जो है दूसरा जो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से प्रेस स्टेटमेंट आई है वो कह रहे हैं कि चाइना बेस, इसको उन्होंने नाम दिया स्टॉर्म 0558। अच्छा, अब CNN क्या कह रहा है कि चाइनीज़ हैकर्स, चाइना पे इल्ज़ाम लगा दिए उन्होंने, लेकिन ये इसको चाइना खामोश है, क्योंकि ये तो आप कह नहीं सकते ना कि किसने की है, क्या की रशिया। वो कहते हैं इलेक्शन ही, पूरे ट्रंप के इलेक्शन रशियंस ले गए थे उठा के, तो इन्होंने तो ये कह दिया। लेकिन अब आप देखें कि US एम्बेसडर टू चाइना और साथ उसके जो है ये इनके ईमेल्स, और उसमें सेंसिटिव ईमेल्स हैं, क्योंकि ये उन दिनों के ईमेल्स हैं जब सेक्रेटरी ब्लिंकन चाइना में है। अच्छा, सेक्रेटरी ब्लिंकन आसियान कंट्रीज़ में है, सब एक दूसरे को ईमेल कर रहे हैं। और ईमेल जाहिर है कि आप अगर गूगल से जा रहे हैं अल्फ़ाबेट से, तो फिर आप के एक्सेस जो है वो डेटा तक भी है, फिर उसमें आपकी जो है वो बैंकिंग डिटेल्स भी हैं, फिर उसमें फिर बहुत कुछ है, ठीक है। और ईमेल हैक करके और सुपर कंप्यूटर्स तक बैठ के वो अब तो खामोशी से बैठ जाते हैं ना, पता ही नहीं चलता, कोई सिग्नल नहीं हुआ। वो अनयूजुअल एक्टिविटी देखी उन्होंने, इसको बताता कोई नहीं है। कोई मुल्क जो दूसरे पे अटैक करता है वो नहीं बताता कि हम अटैक कर रहे हैं। यानी ऐसा तो नहीं है कि अमेरिकन नहीं अटैक कर रहे होंगे चाइना पे, या, लेकिन अमेरिकन की तरफ से ये एडमिशन एक बहुत बड़ी ये खौफनाक बात है कि उनकी तरफ से ये एडमिशन कि जी हमारे सेक्रेटरी स्टेट की ईमेल हैक हो गई है, मतलब सेक्रेटरी स्टेट, असिस्टेंट सेक्रेटरी स्टेट की, और चाइना में हमारे एम्बेसडर की, और उस वक्त जबकि एंथनी और हमारी सेक्रेटरी कॉमर्स की। अच्छा, जब इनकी सबकी हैक हुई है तो ये तो पूरा सर्कल में एक दूसरे को कर रहे हैं ना। तो एक तो इनकी अपनी स्पेसिफिक ईमेल्स होती हैं जो कि हर मुल्क का एक अपना, अच्छा साइबर सिक्योरिटी सिस्टम का ये होता है कि साइबर सिक्योरिटी आज की दुनिया में सब खुद बना रहे हैं अपना, हर मुल्क अपना बड़ा मुल्क खुद बना रहा है, किसी से ख़रीदते नहीं हैं आप, ना कोई बेचता है, ठीक है। तो ये तो सब सारे मुल्क अपने अपने साइबर के सिस्टम्स को खुद बना रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि अमेरिका की तरफ से जो एडमिशन है, आप इसको वॉल स्ट्रीट जर्नल को देख लें या बाकी आप अखबारात को देखें, ये देखें वाशिंगटन पोस्ट ही कह रहा है कि चाइनीज़ हैकर्स ब्रीच ईमेल्स ऑफ कॉमर्स सेक्रेटरी एंड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स। ये इतनी एक अजीब खबर है, ये इस कदर अजीब खबर है। CNBC कह रहे हैं चाइनीज इंटेलिजेंस हैक माइक्रोसॉफ्ट ईमेल्स, ठीक है, ब्रीच। ये एडमिट करना जो है ना इस मरहले पे, ये चंद रोज़ पहले इन्होंने कहा था 12 जुलाई की, लेकिन आज इन्होंने इसको पब्लिकली एडमिट कर लिया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बड़ी डिटेल रिपोर्ट। तो मेरे लिए ये बात, अब ज़ाहिर फिशिंग के थ्रू ही हुआ होगा, या इसको जो भी ज़ाहिर डीप उनके सुपर कंप्यूटर तक चले गए हैं। स्टॉर्म 0558 का नाम दिया है। अब क्या क्या उसमें से ईमेल्स में से मैसेज निकाल लिए हैं, सेंसिटिव डाटा कितना निकला है। स्टेट डिपार्टमेंट का, सेक्रेटरी ब्लिंकन के बारे में खामोश है स्टेट डिपार्टमेंट। लेकिन यह कि जो कि ये बहुत अजीब सी बात है कि वो उनको अलर्ट क्यों नहीं किया कि भाई आपकी जो
माइक्रोसॉफ्ट वालों ने फिर अपना सिस्टम पूरा ठीक किया है, और कोई 25 ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो अभी तक पब्लिकली उन्होंने एडमिट किया है कि यूरोप में और बाकी दुनिया में उनकी हज़ारों ईमेल्स हैक हो गई हैं। अच्छा, तो ये अब आने वाले दिनों में मेरा ख्याल है कि एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है कि जी अमेरिका के एम्बेसडर और सेक्रेटरी ईस्ट एशिया इन आसियान, ये सबसे इंपॉर्टेंट इंडो पैसिफिक को जो देख रहे हैं, उनकी ईमेल हैक हुई है। तो एक तो ये इशू मेरे ख्याल से बहुत बड़ा, इसको हमला कहा जाए या इसको साइबर अटैक कहा जाए, इसके कोई रूल्स तो है नहीं। चाइना डिनाई करेगा, उनका हमें क्या पता भाई, ठीक है। मतलब ये तो एडमिट कोई नहीं करता, इसको एडमिट कौन करेगा कि जो हमारा हैक करता, वो तो किसी जगह से कहीं और से हो। तो लेकिन ये कि ये एडमिट करना अमेरिका के लिए बड़ी अजीब सी बात है। तो उन्होंने उसको एडमिट किया कि हमारी तो ईमेल्स हैक हो गई हैं। अच्छा, ईमेल्स अगर हैक हुई हैं और उसको आपने किया हुआ है ट्विटर के साथ या फेसबुक के साथ या बाकी चीज़ों के साथ, तो फिर पता नहीं क्या डाटा निकल रहा है, साथ साथ डाटा निकल रहा है, और कब से निकल रहा है, कब से हैक हुआ हुआ है। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी जो चीज़ है, कुछ वक्त है तो मैं ज़रा उस पर वापस आके डॉक्टर साहब बात करें। ये इलेक्शन जो बात चल रही है कि इलेक्शन 60 दिन या 90 दिन, अब वक्फा लें, फिर उसके बाद कमेंट कर लेते हैं। नाज़रीन, एक ब्रेक यहाँ पर ले लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, सवाल मेरा आपसे है कि साबिक़ वज़ीर आज़म के लिए बहुत सारे मुकदमात में से कौन सा मुकदमा है जो सबसे ज़्यादा मसाइल पैदा कर सकता है? सारे ही मुकदमात, लेकिन 9 मई जो है ना वो, क्योंकि एक ऐसा वाक़या है जिसके ऊपर बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बिल्कुल, और उसमें लोग बहुत हैं सर, ठीक है, और ये इसके ऊपर मेरे ख्याल से ये सबसे, मेरा ख्याल है सबसे संजीदा है। बाकी 190 मिलियन पाउंड का मुझे नहीं पता वो कहाँ है, उसमें से कितने निकले हैं, किस अकाउंट में क्या, वो भी जैसे आगे चलेगा मामला। लेकिन ये जो है ना, ये मामला ज़्यादा बहुत संजीदा है और इसको मेरा ख्याल है कि संजीदगी से ही लेना चाहिए। अब इसमें एक बात, दूसरी बात जो है वो मैं अब ये चूँकि एक पड़ोस की ख़बर है, मुझे इसके ऊपर एक अफसोसनाक वाक़या तो पेश आया है, लेकिन आप यकीन करें कि इसके ऊपर मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि शायद ये एक जैसे एक बहुत से लोग जैसे सोए होते हैं ना, अचानक उठ जाते हैं, उनको हकीकत का अंदाज़ा होता है कि क्या हो रहा है। और ये एक अफसोसनाक वाक़या मणिपुर में काफ़ी अरसे से था, काफ़ी अरसे से हो रहा था, कई महीने से हम भी कह रहे थे, स्ट्रेटेजिक मामला ये वो सारे, लेकिन वो इंसानियत का भी तो एक पहलू वो नज़रअंदाज था। अब ऐसा हुआ है कि वो जो वीडियो आई वहाँ पे 2 ख़वातीन की, तो उसके बाद ऐसा लगता है कि वो पूरा कि भारत के अंदर क्रॉस द बोर्ड लोग उठे कि ये क्या हो गया है, और ये उन्होंने मोदी सरकार को टोटल बिल्कुल साइड पे। जब आप जिद पे चले जाते हैं ना, तो फिर एक जगह आती है जहाँ पे लोग कहते हैं इनफ, काफ़ी हो गया है। तो मैं उनका मीडिया देख रहा था, इस तरह का मीडिया उन्होंने खुल के, अब इंडिया टुडे देखें ना 14वीं स्लाइड, वो कि ये जो 2 ख़वातीन का सिर्फ उनका मीडिया कोट करते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ है। इंसिडेंट टुक प्लेस नियरली 1 किलोमीटर फ्रॉम इंडियाज़ बेस्ट पुलिस स्टेशन, सिर्फ 1 किलोमीटर दूर। तो पुलिस आप देखें, जब ये पुलिस अच्छा, ये मीडिया खुला उनका। और दूसरा फिर इंडिया टुडे, अनदर मणिपुर शॉकर वीडियो ऑफ चॉप्ड हेड, एक सर, कटे हुए सर बना आना शुरू हो गई हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 16वीं स्लाइड, अब मैं इंडिया टुडे पे ही हूँ। बीजेपी स्लोगन नाउ बेटी जलाओ, ठीक है, ये बेटी जलाओ ये ममता बनर्जी कह रही हैं, ठीक है। उसके बाद CNN, शॉकिंग वीडियो इमर्जेस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट इन इंडियाज मणिपुर स्टेट, एथनिक वायलेंस। इंडियन एक्सप्रेस, अब देखें कि उठा है मीडिया उनका, निकला है आहिस्ता आहिस्ता, जो एक खौफ था वहाँ पे। रेप FIR गैदर डस्ट फॉर 62 डेज, यानी ये FIR उस वाक़े के फ़ौरन बाद दर्ज हो गई थी और फिर फाइलों में पड़ी रही। ये जो उनके वहाँ पे चीफ मिनिस्टर साहब, पता नहीं क्या है, क्या मामला है उनका। इंडियन एक्सप्रेस फिर ये खबर दे रहा है कि 23 मई, 29 मई, 19 जून को 3 लेटर्स मणिपुर के ऑफिसर्स को लिखे कि ख़वातीन के साथ ये ज़्यादती हो रही है, ठीक है ना। ये मेती जो इंतहा पसंद वहाँ पे टोला बैठा है, ये अननोटिस चले गए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस, विमेन स्ट्रिप्ड एंड रेप्ड इन मणिपुर स्पीक्स, उन्होंने फिर बात की ख़वातीन ने, और वो पुलिस, और वो कह रही हैं पुलिस वर विद द मॉब, दे लेफ्ट अस विद दोज मैन। ये अब आहिस्ता आहिस्ता, अब जनाब रिस्पॉन्ड क्या कर रही है हुकूमत, क्या आगे से कर रही है मोदी सरकार की, ये किस इंडियन एक्सप्रेस, सेंटर आस्क ट्विटर अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स टू टेक डाउन मणिपुर वीडियो। ये यानी ये हल ये है कि आप हुकूमती इक़दाम आते हैं।
उसके बाद ये है कि एडिटोरियल इनका इंडियन एक्सप्रेस का है कि एक्सप्रेस व्यू ऑन मणिपुर सेक्सुअल असॉल्ट नेशन शेम, हाउस ऑफ मैन, मणिपुर वॉल हाउस मैन हु एलिजेड प्रेडेड, उसको लोगों ने आग लगा दी। ये जो बीरेन सिंह है, ये हिंदुस्तान टाइम्स कह रहा है टू रिज़ाइन, सैक, डिस्क्रेडिटेड गवर्नमेंट वुड साइड। मतलब ये क्यों बीरेन सिंह बैठे हैं ये पता नहीं, खुदा जाने। अमेरिकन दोबारा बोले हैं, अमेरिकन एम्बेसडर, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है कि हिंदुस्तान टाइम्स, यूएस टू इंटरवीन इन मणिपुर, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन रिएक्ट टू रेप हॉरर एंगर। अच्छा, अब सवाल ये है कि क्या इनके जो पहले बयान दिया था इनके एम्बेसडर ने, क्या उस वक्त उनको अंदाज़ा था, यकीनन उनको अंदाज़ा था कि बड़ी यहाँ पे गड़बड़ हो रही है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, और खौफनाक जो बात उन्होंने की थी, और उसके ऊपर एक हमने भी डिस्कस किया था कि भाई ये क्या, तो ये असल में यकीनन अमेरिकन को पता था। आज वो फिर बोले हैं, और फिर ये टाइम्स नाउ, आवर हार्ट ब्रेक्स व्हेनेवर देयर इज अ ह्यूमन सफरिंग, यूएस एम्बेसडर इंडिया और मणिपुर हॉरर, वो फिर बोले। और फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल में भी एक और इंसिडेंट आ गया, मगरबी बंगाल में ये हो रहा, मणिपुर लाइक इंसिडेंट, वहाँ पर भी ख़वातीन के साथ ये हो रहा है। तो ये अब इसको ये देखें, इसकी एक तो स्ट्रेटेजिक, मुझे जो आज थोड़ा सा देखा मैंने, उनके मीडिया को सारा दिन फॉलो किया और लोग उठे हैं, ठीक है। सिविल सोसाइटी बड़ी वाइब्रेंट इंडिया की हुआ करती थी, जो कि इस वक्त जिसको पिछले चंद सालों में जो एक नफरत, हाँ नफरतें और ये ज़ात पात और ये जनाब दलित क्या होते हैं और मुसलमानों के साथ, और कश्मीर में और ये वेस्ट बंगाल में और मणिपुर में और इधर, वो सब आपस में जुड़ गया सारा। अब वो कह रहे हैं कि कश्मीर के वक्त पे खड़े हो जाते तो ये मणिपुर ना होता, मणिपुर वाले कह रहे हैं मिजोरम में हो गया, वेस्ट बंगाल में हो रहा था, तुम खड़े हो जाते हो, अब वो सारे इकट्ठे। तो अब इशू ये है कि अब ये इसको लोग सियासत को एक तरफ रख के, सियासत सारी एक तरफ, इसको इंसानी बुनियाद, ये जो इशू कश्मीर का जो है ना सर, जो कश्मीर का इशू है, सियासत एक साइड पे कर रख दें आप, इसका कोई इंसानी पहलू है या नहीं है? एक इसका इंसानी पहलू है ना, तो वो पाकिस्तान सही कहे, पाकिस्तान का एक वहाँ का एक इंसानी पहलू है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, मतलब बहुत उसको शुक्रिया। मैंने आपसे कहा ना, उसको इस्लामाबाद नई दिल्ली से हटके आप इंसानी पहलू देखें ना कश्मीर का, तो वो एक खौफनाक कहानी है सर। मतलब कब्रें हैं, लोग, बच्चे मरे हैं, लोगों को, बच्चों को मारी है पैलेट, क्या नॉर्मल हो गया? कश्मीर नहीं हुआ। अब मसला ये है कि वो चूंकि यहाँ पर वो कश्मीर एक तो इसको लेके जो मणिपुर में हुआ, मतलब ये यूएस एम्बेसडर जो हैं ये कश्मीर पे नहीं बोल सकते थे, बोल सकते थे सर, बहुत लेकिन उनको याद वहाँ आया क्योंकि वहाँ पर या तो क्रिश्चियंस थे या उनको खतरा हुआ कि ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी इंडिया की ना खराब हो जाए, इसलिए बोले हैं। लेकिन बारह बोले अच्छा किए तो शायद इनके बोलने से ही कोई बेहतरी आ जाए। सर उम्मीद करते हैं। बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। सिविल सोसाइटी, मीडिया, अक्रॉस द बोर्ड लोग उठे हैं, उनके क्रिकेटर्स, उनके फिल्म स्टार्स, उनके शायर, ये बात बहुत अच्छी लगी इंडिया। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, और मोदी को जबरदस्त कर दिया। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी डॉक्टर। अपना दोस्तों रिश्तेदारों को नवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।